आई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक की पुरनूर साअतों का सिलसिला जारी है। फ्यूज़ व बरक़ात समेटने का ये मौका हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में आपको किसी न किसी ऐसे अंदाज़ में इंगेज रखें ताकि मैं और आप और हम सब मिलकर रमज़ान की रूह परवर साअतों को अपने हक़ में बेहतर से बेहतर अंदाज़ में इस्तेमाल कर सकें। तो आइए हमारी इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के आगाज़ से पहले हमारे उन करम फरमाओं का जिक्र कर देते हैं जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन फरमाया। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर, पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप और रूमी ग्रुप। और हमारे को पावर स्पॉन्सर्स हैं स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स और डाइनर्स। और इसके अलावा हमारे तमाम डायमंड्स और गोल्ड स्पॉन्सर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। और इसके अलावा मलबूसात के लिए हमें ताउन किया है जे परदेसी, जमाल परदेसी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं अब नात की जानिब। एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का या रसूल अल्लाह। बुला लो ना मेरे आका, तैबा बुला लो ना, तैबा बुला लो ना मेरे आका, तैबा बुला लो ना। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम, तेरा ही नाम
काम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। और मुझे एज़ाज़ ये काफ़ी है मेरे आका, मुझे एज़ाज़ ये काफ़ी है मेरे आका, कि तेरे दर के गुलामों में मेरा नाम आए, कि तेरे दर के गुलामों में मेरा नाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम, मेरे काम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। और मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। तैबा बुला लो ना मेरे आका, तैबा बुला लो ना, तैबा बुला लो ना मेरे आका, तैबा बुला लो ना। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज,
आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद एक बार फिर खुशामदीद हमारे रब की नेमत है रमज़ान के ट्रांसमिशन में। और नाज़रीन, हमने कहा था कि हमने आगाज़ कर दिया है एक नए सिलसिले का। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपकी मुलाकात कराई नौजवान सितारों से, और हमारी पूरी कोशिश होगी इस पूरे रमज़ान में हम आपको ऐसे गोहर नायाब नौजवानों से मुलाकात कराएँ जिन्होंने अपने अपने शोबे में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। आज हमारे साथ ऐसा ही एक और नौजवान हमारी इस नशिस्त का हिस्सा है, क्योंकि नौजवान किसी भी कारोबार में हो, किसी भी शोबाए इल्म में हो या शोबाए खेल में हो, फ़नून लतीफ़ा में हो, वो अपनी जिद्दत से कुछ ना कुछ तब्दील करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और नौजवानों को सिर्फ स्पेस या मौका मिलने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान के नौजवानों में ये सलाहियत बदरजा अतम मौजूद रहती है हमेशा से। हमारे दरमियान आज की नशिस्त में एक ऐसा नौजवान बैठा है जिसकी फ़ैमिली लेगेसी यकीनी तौर पर गोल्ड के ताजिरों से वाबस्ता है, गोल्ड की तिजारत से वाबस्ता है। लेकिन एक और जो तुर्रा इम्तियाज़ हासिल है इस फैमिली को कि इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान में गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद रखी। यानी कि इससे पहले रॉ शक्ल में आपने गोल्ड सुना होगा, ले अब से कई दहाइयों पहले पाकिस्तान में अगर गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग से मुराद आप समझ रहे होंगे कि एक रॉ गोल्ड को अंगूठी, हार या किसी भी हीयरिंग्स की शक्ल में तरतीब देना, इसे कहते हैं हम गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग। और शायद इसकी बुनियाद जो है इस फैमिली के जद्द अमजद जनाब मोहम्मद हैदर ख़ान और उनके बड़ों ने रखी है। इनके साहबजादे मोहम्मद यूनुस खान वो भी इसी लेगेसी से वाबस्ता रहे, और आज हमारे स्टूडियो में उनके साहबजादे YSH ग्रुप के CEO हैं। आईटी के शोबे से भी आपकी जुस्तजू और लगन रही है। आप पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप, इंटरनेशनल बिज़नेस फोरम, रोटरी क्लब और कई ताजिर अंजुमनों से वाबस्ता हैं। इंतहाई वाइब्रेंट नौजवानों में से एक अमीर हमज़ा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर हमज़ा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। हमारी ख्वाहिश थी कि हम हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे नौजवानों को मुतारिफ़ कराएं और उनसे कुछ सीखें और सिखाने की, जो हमारे वो नौजवान अपने घरों में बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, शायद उनको थोड़ी सी तड़प और लगन पैदा हो अपने शोबे, अपने फैमिली बिजनेस को ख़ास तौर पर लेकर। तो पहले मेरा सवाल, कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे हमज़ा शिकारपुरी, मैंने उनसे एक सवाल किया था, मेरे जहन में आ रहा है कि मैं आपसे वही सवाल दोबारा दोहरा दूं कि फैमिली बिजनेस आपके आबाओ अजदाद मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद रखी पाकिस्तान में। ये एक बड़ा यूनिक सा आपको रैकेट हासिल है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हवाले से। किस तरह से एक नौजवान जब फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनता है, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा था, 25 साल के आप खुद हैं और कमोबेश 10-15-12 साल का आपका इस फील्ड का तजुर्बा है, किस छोटी उम्र से आपने वो काम शुरू किया, तो कितना मुश्किल होता है फैमिली स्टैंडर्ड को, फैमिली लेगेसी को जो है वो जो है ना मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना? सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ दी मेमन टीवी का कि उन्होंने आज मुझे ये सआदत दी कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आके 4 अल्फाज अपने कह सकूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया।
उसके बाद जहाँ तक बात रही लेगेसी की, फैमिली बिजनेस की, तो हमारा तो फोरफादर हमारा बिजनेस गोल्ड का है। दादा ने और मेरे दादा के जो मेरे फादर थे उन्होंने गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान में और इंडिया में डिफरेंट, अफ़गानिस्तान में बुनियाद रखी। उसके बाद फिर ये कारवा आगे जारी रहा, चलता रहा। तो अभी हमारी 4th जनरेशन इस बिज़नेस को टेक ओवर करके बैठी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली, इस काम के हवाले से। तो मैं ख़ुद भी इस काम से वाबस्तगी रखता हूँ, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफ़िकली नहीं आया, मैं ट्रेडिंग में गया, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर को कहते हैं ना कि हर एक का एक शौक, जिस चीज़ में शौक़ हो जी उसमें महारत हासिल करो। क्या बात है। तो मैंने महारत उसी चीज़ में हासिल करी कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बनिस्बत उसके ट्रेडिंग में था कि इसकी बाइंग परचेजिंग कितनी, कैसे, किस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद आईटी सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट था, तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, आईटी सेक्टर के अंदर बड़ी महारत हासिल करी, बहुत डिफरेंट चीज़ों में। बहुत छोटे से उससे स्टार्ट किया था। एक सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि एक लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से, क्या बात है, यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से वो स्टार्ट करी थी, जिसकी कॉस्ट लोगो डिज़ाइनिंग की फ़र्स्ट टाइम मैंने 2500 रुपये ली थी और आज अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे बैठा है कि आईटी कंपनी बना दी, एक कंपनी बना दी, एक ह्यूज कंपनी बना दी, 7 कंट्रीज़ के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी बना दी, डॉक्यूमेंटेड कंपनी बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स को कर भी रहे हैं और मज़ीद अल्लाह से दुआ भी है कि और मज़ीद ये कारवा आगे चलता रहे। और जब मेरा जो विज़न था आईटी सेक्टर में आने का, वो ये था कि आईटी सेक्टर में एक तो इंटरेस्ट, क्योंकि नौजवान नस्ल जो कराची में स्पेशली बैठी हुई है, उन्होंने आईटी के बड़े कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत, दे आर वेरी टैलेंटेड। तो उन पे ये है कि कल को मेरी कंपनी इस्टेब्लिश्ड होगी तो मुझे लोगों की नीड तो होगी ना, सही, तो उनको कारोबार मिलेगा, उनको वैकेंसीज़ मिलेंगी। तो मेरा विज़न इस चीज़ में बड़ा क्लियर था कि जो यूथ है आजकल वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। यूथ को बेसिकली हमारी पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। उनको बहुत काबिल, इंतहाई काबिल लोग हैं कराची शहर के, पाकिस्तान के हमारे, और मैं कहता हूँ कि अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो ये दुनिया में मतलब वाकई नाम रोशन कर। गाइडेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस। हमने हमेशा हम भी मुख्तलिफ इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी अंदाज में हमारे नौजवान जब हमसे आके मिलते हैं, इन्हें सम टाइम इस बात की भी दिक्कत होती है कि हमने आज जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है। मतलब इन्हें ये भी नहीं पता होता कि मैंने जब इंटरमीडिएट ये किया था तो मुझे आगे यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है। यही कैरियर गाइडेंस है जिसका जिक्र आपने अपनी इस बात से किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं अब अगला सवाल मेरा, ज्वेलर एक इंटायरली अलग डायरेक्शन जा रही है। आईटी को अगर मैं देखता हूँ, नो डाउट कि आईटी का अमल दखल तो दुनिया की हर ट्रेड के साथ है। ये तो हो नहीं सकता कि आप आईटी को दुनिया के किसी भी कारोबार से अलग कर सकें। लेकिन आईटी और ज्वेलर्स, इन दो चीज़ों को अगर मैं इम्तिजाज कहीं देख रहा हूँ तो वो मैं आपके अंदर देख सकता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल आगे के, जैसे कि आपने एक अभी नाम जिक्र किया कि कल हमजा शिकारपुरी आए थे, उन लोगों ने माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इस वक्त कि किसी का पर्दा है, वो बहुत ही इंतहाई, मैं कहता हूँ उम्दा एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पाकिस्तान में कराया उन्होंने, जो कि आईटी में ही उसकी एक्सचेंज है। वो इट्स काइंड ऑफ एक्सचेंज कि घर में बैठी हुई ख़वातीन भी जो है कि अगर उसके पास 10,000 भी जमा हुए हैं तो वो उसका मिलीग्राम गोल्ड लेके तो ट्रेड कर सकती है। हाँ, क्या बात है, ना कि बनिस्बत इसके कि वो वेस्ट ऑफ मनी कर दे। और ये सबसे बड़ी बात जो कल हम कर रहे थे, मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा क्योंकि आप इसी ट्रेड से, इवन आप आईटी से भी वाबस्ता हैं, कि एक ज़माने में हम कल हम जिक्र कर रहे थे कराची बुलियन एक्सचेंज का। एक ज़माने में बुलियन एक्सचेंज पे बड़ी जो है कदगने और मतलब एक क्वेश्चन मार्क्स थे बहुत सारे, ठीक है ना। कल जब हमारी बात हुई है तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब इसको एक लीगलाइज जो है ना सर्टिफाइड फोरम बना दिया गया है और हम घर बैठे जो है फिज़िकल, एक ज़माने में हवाओं पे जब आप सोना ख़रीद लिया करते थे कि लाखों टन आप ख़रीद रहे, लेकिन अब आप फिज़िकली एक सोना ख़रीद रहे होते हैं, फिज़िकली वो आपको डिलीवर कर रहा होता है, आप उसके मालिक अपने हाथों में रख के हो रहे होते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को जिस पर हमजा ने, उनकी टीम ने काम किया है? देखिए, उन्होंने जो काम किया वो तो बड़ा काबिले, मैं कहता हूँ कि उसके लिए तो आई डोंट हैव वर्ड्स, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि उनके वालिद साहब की और उनकी ख़ुद की जो कारगुजारी है इसके लिए इंतहाई, मैं कहता हूँ कि आई डोंट हैव सीरियसली वर्ड्स। लेकिन उसमें यह है कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म अभी जो इंट्रोड्यूस किया है
उन्होंने फिजिकल और आईटी सेक्टर दोनों को जोड़ दिया क्या है। बात है। और इसी कार्रवाई उसी उसको हम आगे हमें लेके चलना है। न्यू जनरेशन को इसकी अवेयरनेस देनी है कि आप अपने पैसों को वेस्ट करने के बजाय आप इसमें लगाएं कि आप ट्रेड को खुद घर बैठ के सीखें कि बिज़नेस कैसे होगा, आप डबल कैसे कर सकते हैं। 10,000 को 20 करना है, 20 को हमने 40 करना है, उसको इस तरीके से हमने डबल करना है। क्योंकि दौरे हाजिर में गोल्ड की प्राइजेस बहुत लोग कहते थे डेप्रिशिएट ना, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि वो अप्रिशिएट ही हुआ, वो अपग्रेड ही हुआ, वो बड़ी ही है, इंक्रीज ही हुई है। 2020 से कलम जिक्र कर रहे थे, 2020 से लेके अब तक बिल्कुल 3 गुना बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो ऐसा ही है। कमोबेश लाख के आसपास तोला की थी वो अब 3 लाख से 3 ज्यादा लाख से- तजावुज कर चुकी है। और ये जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेड 5 लाख है, इसकी है। पोजीशन है। तो बस कहने का मकसद ये है कि हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर उनको अवेयरनेस हमने देनी है। हमारा बेसिकली एसोसिएशंस का भी यही वो होता है। अब जो हमने जैसे यंग जनरेशन, क्योंकि अब ये हमारी 4th जनरेशन्स चल रही है ना, तो हमारा मकसद यही है कि इसको इंट्रोड्यूस जो है वो डिजिटलाइजेशन पे किया जाए। हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। एज एन आईटी के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो मोबाइल फ़ोन पहले के दौर में हमारे क्या होते कुछ थे, हुआ करते वो रेडियो वाला सिस्टम, वो कबूतरों, वो तो बहुत बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या डिजिटलाइजेशन इतनी आगे जाके बढ़ जाएगी। VR बॉक्सेस आ गए जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, प्रो आ गए, वो आप उसको लगाएं ग्लासेस की तरीके से, वर्ल्ड आप देख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं हवा में। तो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का दौर बढ़ गया और ये आगे और मज़ीद बढ़ेगा। और ये जूं ये आगे बढ़ेगा, आपको भी नई नई जिद्दतों के साथ अपनी ट्रेड को उसके साथ इम्तिजाज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरा बुनियादी मैं इस चीज़ को ऐसा समझता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को हमने खुद बनाना है, खुद बनाना है। और मेड इन पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त बात की है हमारे दोस्त अमीर हमज़ा ख़ान ने। और हम इस मेड इन पाकिस्तान को किस तरह से हमारा नौजवान संभाल कर इसको दुनिया में इंट्रोड्यूस करा सकता है, इस पर ज़रूर बात करनी है। लेकिन हमारे इस नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में वक्फे का वक्त आया है और हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और प्रोग्राम को यहीं से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि मेड इन पाकिस्तान को हमारा नौजवान किस तरह से फ़रोग़ दे सकता है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक और एक बार फिर खुशामदीद हमारे सेगमेंट नौजवान सितारे। और नौजवान सितारा मेरे साथ मौजूद है और आज बड़ी जो है वो मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं हमारे नौजवानों से। और मुझे गुज़िश्ता नशिश में भी और इस नशिश में भी बहुत कुछ ख़ास तौर पे अब मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड के कारोबार को किस तरह से मैं सीख सकता हूँ इस सीट पे बैठे बैठे। तो ये दोनों नौजवानों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया गोल्ड के हवाले से। तो मज़ीद मैं बात थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। ऑल पाकिस्तान गोल्ड ट्रेड सेंटर, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके और मैं कहा तो यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे आप इसके। ये शौक़ जो होता है कि किसी भी ट्रेड बॉडी का अपनी ही कारोबार से वाबस्ता ट्रेड बॉडी का हिस्सा बन जाना इस उम्र में जहाँ लोगों के पास और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के पास तो दुनिया भर की मसरूफियात हैं, लेकिन आप इस ट्रेड बॉडी का हिस्सा बनते हैं जिसे हम कहते हैं कि लीडरशिप का जो एक उनसर हमारे नौजवानों के अंदर है। कल भी हमारी बात हो रही थी हमज़ा शिकारपुरी से, आज भी आपसे बात हो रही है। तो ये जो एलिमेंट है घरों से हमारी तरबियत का हिस्सा बन जाता है। बेसिकली ये तरबियत का हिस्सा भी है, ये जो अकाबरीन जो वालिद साहब दादा हैं उनके उससे चला आया सिलसिला है। और मेन चीज़ के चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना। जिस बिज़नेस को मैंने फैमिली से पाया है, मेरे जो ब्लड में जो बिज़नेस है ये एक फैक्ट है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस को चलाना हमसे बेहतर मेरा नहीं, और भी लोग जानते होंगे, लेकिन हमें उसकी एक एक चीज़ पता है, हमें उसकी नॉलेज है कहाँ पे क्या, क्योंकि एसोसिएशंस का बेसिकली काम ये होता है कौन कौन से लोगों को मसाइल आ रहे हैं, फलाह बहबूद जिसे कहते हैं। काफ़ी सारे बिज़नेस में मसाइल आते हैं, तो उनको कैसे हल करना है, उनको कैसे मैनेज करना है। सही है, गोल्ड इंडस्ट्री एक ऐसी है कि इसमें एक एक सेकंड में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसकी मैनेजमेंट, उसको समझना, उन चीज़ों को, फिर पूरी पाकिस्तान की एसोसिएशन को चलाना अलग अलग शहरों में, सूबों में, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो उसको चलाना भी एक बहुत बड़ी कारगुजारी है मेरी नज़र में। बिल्कुल, और इसको सरे अंजाम देना भी आसान नहीं है। इसमें फिर वक्त देना पड़ता है बहुत, और यकीनी तौर पर अपनी फील्ड से मुतल्लिक लोगों की फलाह बहबूद एक समाजी काम भी बन जाता है। समाजी काम भी बन जाता है कि अगर किसी का कोई मसला है तो उसको हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हमें हल करके पाए तकमील तक पहुंचा के हमको उसको देना है। ये आप समझते हैं कि ये एक इनर सेटिस्फेक्शन भी होती है किसी के काम को किसी अच्छे लेवल तक पहुंचा देना, या उसके उस मसले को एक अच्छे लेवल तक अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको वहां तक पहुंचाना। आप समझते हैं कि ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है। और जब इंसान, मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि जब इंसान अगर कोई ओहदा संभालता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो पूरी करे, उसको अपनी पूरी जान तोड़ मेहनत से निभाए। मेन चीज़ होती है निभाना। उससे आप सिंसियरिटी अपने ओहदे से रखते हैं तो आप समाजी एतबार से लोगों के कामों को बहुत सही सरे अंजाम दे सकते हैं, उनके मसाइल को हल कर सकते हैं। उनके जो इश्यूज़ हैं, हर्डल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि करनी पड़ती हैं, तो हम काफ़ी चीज़ें फेस भी करनी होती हैं। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस उम्र में बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, और ये शायद लर्निंग प्रोसेस का भी एक पार्ट बन जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बात, अब जब समाजी खिदमत की बात हो ही रही है, ये तो आप बात कर रहे हैं ट्रेड बॉडीज़ की किस तरह से समाजी खिदमत हो सकती है। एक जनरली सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे जिस माह मुबारक में मैं और आप मौजूद हैं, इसमें तो एक समाजी खिदमत का जिसे कहते हैं ना सैलाब आ जाता है। और इसमें जिसमें जितना दम हो वो उतना करे, वो कम है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज़रूरतें हमारे आवाम की बढ़ती चली जा रही हैं। एक खुसूसी कंपेन में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक नुक्ता है जिस पर हमने पहली रमज़ान से बात करना शुरू की है, और हमें चाहें कि इस नुक्ते को हम थोड़ा सा मज़ीद आगे भी बढ़ाएं ताकि एक समाजी खिदमत का ज़रिया ही हमारे ये प्रोग्राम्स बन जाए, हमारे ये सेगमेंट्स बन जाएं। कल हम जिक्र कर रहे थे कि कराची में गदागरों की, पेशावर भिखारियों की आमद पूरे पाकिस्तान से होती है, ठीक है ना, और ये फ़ौज ज़फ़र मौज जब आती है तो और मसला नहीं, नो डाउट कि और बहुत सारी चीज़ों, क्राइम रेट भी के बढ़ने का ख़तरा रहता है, बद अखलाकियों के बढ़ने का ख़तरा रह जाता है इस मुबारक महीने के अंदर। तो इसको किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है? एज एन यंग सोशल एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ आरा लोगों की हैं, हम चाहेंगे कि इसमें आपकी राय एज एन ट्रेड पॉलिटिक्स, एज एन ट्रेड सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या समझते हैं कि कराची के इस मसले को कैसे टेकअप किया जा सकता है? देखें, सबसे बड़ा तो जो कराची का ये जो मसला है, इसका मेरी नज़र में इसका हल ये है कि
जो भी आउटसाइडर्स कराची में आते हैं, उन्हीं के शहरों में, उन्हीं के सूबों में, उन्हीं की जगहों पे उनको वो सहूलतें फ़राहम कर दी जाएं, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। सही, ठीक है। मैं इस चीज़ को ऐसा समझता हूँ। और अगर वो आते भी हैं तो मैं इतना कहूँगा कि क्राइम रेट और ये सब जो बढ़ता है, इन चीज़ों पे बस थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हुई हैं हमारी यहाँ चीज़ें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। तो बस इस पे यही कहूँगा मैं कि उनके सूबों में, उनके शहरों में उनको सहूलतें फ़राहम कर दी जाएँ, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी गैर शहर में आकर अकेला रहेगा अपनी फैमिली से दूर। यानी कि हमारे यहाँ वसाइल की बहुत कमी है, और क्योंकि हम उनको उनके डोर स्टेप पर वो चीज़ें नहीं दे पाते जिनकी उनको ज़रूरत है, कम अज़ कम, ठीक है ना। आप ये हम ज़रूर कहेंगे कि ये जो भी यहाँ का रुख करते हैं कराची की तरफ, कम अज़ कम वो ज़रूरतमंद तो है, ज़रूरतमंद है। वो ठीक है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए कराची किसी और की जगह इस शहर का रुख करते हैं जहाँ पे शायद हो सकता है कि इनकी वो ज़रूरतें ज़्यादा बेहतर अंदाज में पूरी हो जाती हैं। समाजी शोबे में जो समाजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके किरदार को कैसे देखते हैं आप? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो इन पेशावर भिखारियों के साथ साथ क्या हमारे अपने लोगों को भी इसकी लत पड़ गई है, या इनको इसी अच्छे इन पे पैरों पे खड़ा करने के लिए जो कोशिशें होती हैं, क्या वो उसके लिए कोई किरदार अदा कर रही हैं? मैं इसके लिए, मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक जवाब है कि माशाल्लाह से अभी तकरीबन 1-1.5 साल से जितनी भी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उन्होंने एक IT सेक्टर का बहुत बड़ा इनकाद किया है। बिल्कुल सही। और वो उसका करने का मैं ऐसा समझता हूँ कि बुनियादी उनका मकसद ही ये है कि हमारा शहर, हमारा हर घर का बच्चा अपने आप को खुद पाल सके। सही है, उनको अवेयरनेस हो सके इन चीज़ों की, वो अपनी चीज़ों को खुद टैकल कर सके, अपना पॉकेट मनी वो खुद निकालें एटलीस्ट। और वो ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऐसा चाहती कि हमने इनको पालना है तो वो कभी भी ये प्लेटफॉर्म्स नहीं देती बनाकर। सही। तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा। देखें, दौरे हाजिर में कोई भी अगर किसी के लिए सड़क पे निकल के काम कर रहा है, किसी को अपना वक्त दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है, अपनी मेहनत दे रहा है, तो बिला मुश्किल दे रहा है, तो अल्लाह की राह में उसका अजर अलग है, और मेहनत कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरी नज़र में। IT का बुखार एक ज़माने में भी चला था, जी जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी डायमेंशंस चेंज हो गई हैं। Exactly. यानी कि अब साइबर सिक्योरिटी कह लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, अब कहानी इस तरफ निकल गई है। और नो डाउट जहाँ इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी मैं और आप देख ही रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अब IT को ज़रूरत ये है कि इसको चैनलाइज करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारी स्कूलिंग है, वहाँ से IT के फ़वाइद और नुकसानात और इसकी इनिशियल ट्रेनिंग या बेसिक्स जिसे हम कहते हैं, उसको नो डाउट कि हमारे यहाँ बच्चा जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेटर तो बनाना सिखा रहे हैं वो अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर, लेकिन इससे थोड़े से अपग्रेड करने के लिए शायद उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। जैसे दुनिया में लोग टैबलेट्स पे काम कर रहे हैं और शायद बस्ते ख़त्म हो गए, वहाँ से बैग, जो भारी भारी बैग, हम अपने वज़न से ज़्यादा भारी बैग उठा के स्कूल जाया करते थे, अब वो दुनिया में सिस्टम एलिमिनेट हो गया है, कमोबेश एलिमिनेट हो गया है। तो आप समझते हैं कि अब इस IT सेक्टर को स्कूलिंग लाइफ से ही बच्चों की ज़हनी नशोनुमा का हिस्सा बनाना होगा? मैं इस चीज़ को ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले तो बेसिक्स जो पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, उनको उसका नफ़ा और नुकसान दोनों बताया जाए। सही, कि बेटा ये पाथ पे जाओगे तो गलत है, इस पे जाओगे तो सही है। जाहिर सी बात है, अब वो जब एक प्लेटफॉर्म पे बच्चा जा रहा है, एक चीज़ पे वर्किंग कर रहा है, वो इंटरनेट खोल रहा है, तो उसको नहीं पता कि उसने लिखना क्या है, उसने करना क्या है, उसने बस गूगल पे जाके टाइप कुछ भी करके सर्च कर लेना है। सही। तो उसको सही डायरेक्शन के लिए मेरे ख़्याल से इसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाए, या स्कूल्स में टीचर्स को बताया जाए कि भाई इस चीज़ की अवेयरनेस दें, आप लाजम दें। सही। क्योंकि दौरे हाजिर जिद्दत से जिद्दत पे आ रहा है। दादा मेरे ये बात कहा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही हम देख रहे हैं सामने कि जदीद से जदीद दौर आ रहा है और चीज़ें टेक्नोलॉजी पे मज़ीद जाएंगी। सही। हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे जा रही है, तो और ज़्यादा ये समझे कि इंक्रीज़ होगी। तो मेरा ख्याल में इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। आप समझते हैं कि IT की बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है उससे कई दुनिया में जिस तरह से और बहुत सारी खुराफात हैं, उसका भी दौरा होगा। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी, बंद बांधने होंगे हमें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर इस चीज़ को। तो इसका वही वाली बात आ जाएगी, नफ़ा और नुकसान, इसका बेनिफिट और इसका जो भी लॉस है। जी जी। उन दोनों चीज़ों को आपको अपनी न्यू जनरेशन को बहुत गाइड करना है। और यहाँ पर नाज़रीन कराम, मैं थोड़ी सी ऐड करके फिर प्रोग्राम को कमोबेश हम अपने अख्ताम की तरफ ले जाएंगे
कि आज का अगर कोई पेरेंट बच्चों के हाथ में टैबलेट और मोबाइल तो देता है, लेकिन ख़ुद इससे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो ये हमारे पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि फिर आप नुकसान का ज़्यादा ख़तरा है आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि इस आईटी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। मैं पेरेंटिंग गाइड की बात कर रहा हूँ, और जब आपके बच्चे के हाथ में आप सिंगल क्लिक में दुनिया का सारा मवाद दे देते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए ख़ुद आपको भी इस काम को, इस फील्ड को कम से कम इतना ज़रूर समझना होगा कि एज एन पेरेंट आप अपने बच्चे पर निगाह रख सकें, और ये बेइंतहा ज़रूरी होगा हम सब के लिए, पुरानी नस्ल के और नई नस्ल के पेरेंट्स के लिए। आखिर में हमारा द मेमन टीवी हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन अली गोल्डर साहब की का जो जहनी कैनवस पे जो वो सोचते हैं, उससे किसी न किसी अंदाज में हम कोशिश करते हैं हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बनाया जाए। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस रमज़ान ट्रांसमिशन? माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा। मेरे पास, मैं बड़ा मशकूर हूँ अली गोल्डर साहब का, इस सबसे दी मेमन ये जो टीवी है, मैं इसका बड़ा मशकूर हूँ कि माशाल्लाह से ये वो प्लेटफॉर्म है कि किसी भी किस्म की यहाँ पे कोई ऐसी गुफ्तगू मैंने किसी के भी उसमें नहीं पाई, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि मुनासिब ना हो। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपके इस टीवी से, इस प्लेटफॉर्म से। अल्लाह ताला आपके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाता चलें, इसमें मज़ीद आप लोगों को तरक्की अता फरमाएं। मेरी दिल से दुआएं हैं आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अमीर हमज़ा खान साहब हमारे साथ थे। और नाज़रीन, आज के सितारे से गुफ्तगू यहीं तक थी हमारी। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम एक और नौजवान सितारे को आपके सामने पेश करेंगे। और अब वक्त हुआ है हमारे दस्तरखान का, हमारे किचन का। तो चलते हैं इस किचन की तरफ और देखते हैं कि आज क्या तैयारियां हो रही हैं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ सफा काशिफ और हम आए हैं रमजान दस्तरखान के अपने इस सेगमेंट में, जहां हम आपको सिखाएंगे कुछ नई रेसिपीज। तो आज की हमारी रेसिपी कुछ यूनिक भी है और मजेदार भी, जो सजाएगी आपके दस्तरखान को। और साथ देने आई हूँ मैं शेफ मेहरीन मोटन। कैसी हैं सफा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बनाना सिखा रही हैं? जी, आज जो है वो हमारी एक बहुत ही क्विक रेसिपी हम बना रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, ये हम फ्लावर चिकन बना रहे हैं। कुछ मैंने जो है वो ड्यूरिंग सेगमेंट बना लिया था और कुछ जो है मैं व्यूअर्स के सामने करूंगी। जबरदस्त, सही है। सबसे पहले मैं आपको चिकन बता देती हूँ। हमने चिकन के अंदर सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च के साथ चिकन को अपनी चिकन की क्यूब्स करके इसे मैरिनेट कर दिया और इसके बाद हमने इसे हल्का सा कुक कर लिया। अब मैं इसकी फोल्डिंग पहले आपको बताती हूँ कि हम इसकी फोल्डिंग किस तरह से करेंगे। ये आप बताइए, ये फोल्डिंग किस चीज की है और आपने इसको क्या किस तरह ये से देखिए, किया ये है? समोसा पट्टी है हमारी, मांडा पट्टी। ओके, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से फ्लावर्स के लिए कट लगा लिए हैं। ठीक ठीक। और अब हम इसको बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। गुड। मैदे की आपने स्लैरी बना ली,
थोड़ी सी हम यहाँ लगा लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से फोल्ड हो सके। हमारे खानों की एक ये बात बड़ी अच्छी होती है कि हम जहाँ जायका हमें मिलता है वहाँ हमारे खानों में खूबसूरती भी नज़र आती है, जो देखने वालों को अट्रैक्ट करती है। अभी मेरे आपके ये फ्लावर जो है बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, जब ये फ्राई होंगे तो फिर माशाल्लाह से खाना और जो भी है वो सबसे पहले नजरों से, अगर नजरों को अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है आप उसको टेस्ट भी करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। बस इसी वजह से थोड़ी सी प्रेजेंटेशन या उसकी प्लेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने इस फ्लावर्स को बना लेना है। बहुत खूबसूरत है और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक फास्ट जल्दी से फास्ट बनने वाली जल्दी से रेसिपी बनने है। वाली। आप ऑयल गरम कर दीजिएगा। हमारे साथ मौजूद अजवा कुकिंग ऑयल, एनरिच इन विटामिन A, D and E। आपने इसे शैलो फ्राई तो नहीं करना होगा, ऑब्वियसली डीप फ्राई करना है। नहीं, शैलो फ्राई नहीं करना, हम इसे डीप फ्राई ही करेंगे। ओके। जब तक ऑयल गर्म होता है, जब तक हम अपनी बाकी के जो है वो फ्लावर्स कंप्लीट कर लेते हैं। सफा, ये आपने चिकन में बनाया, अगर कोई इसमें बीफ लेना चाहे या मटन भी लेना चाहे बिल्कुल तो आप बना सकते हैं। आप जो है वो पहले थोड़ा सा कुक कर लेना, जैसे हमने चिकन को कुक किया ऐसे आप बीफ मटन जो भी आप लेना चाहें उसको आप लेके उसे कुक कर लीजिए। ठीक हो गया। मुझे तो आपकी ये वाली रेसिपी बड़ी कुछ मज़े वाली लग रही है और ये मैं ज़रूर अपने दस्तरखान को जो ये बनाकर ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी, अपनी फैमिली को भी खिलाऊंगी, क्योंकि ये देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रही है और आई थिंक कि ये जब फ्राई होगी तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा फॉर सेफर साइड हम इसके अंदर जो है वो टूथपिक भी इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, ताकि ये खुल ना जाए, खुले नहीं और फ्राई जो है ये अच्छे से हो जाए। ओके। ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे कुक नहीं करना क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, तो बस जल्दी ही झटपट सा ये फ्राई हो जाएगा। आप इसे बनाकर इस स्टेज पे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने फ्रीजर्स में भी रख सकते हैं बनाकर, और ज़रूरी नहीं है कि इफ्तार के लिए, इसके अलावा भी अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह का एक सिलसिला है तो आप ये बना के रखें, बच्चों को दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं आप बच्चों को। एक हेल्दी और क्विक रेसिपी है ये आप लोगों के लिए। हमारी कोशिश होगी कि हम रमज़ान मुबारक में आपको वो रेसिपीज बताएं जो कि मल्टीपर्पस हों, और ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि इसके अलावा भी आपको जो है वो ये रेसिपीज हेल्पफुल रहें। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे ताकि जो है ये एक हम चेक कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और वन बाय वन हम इसे इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, आपको इसमें कोई भी ब्रेड क्रम्स या कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं, कुछ भी एग वगैरह की किसी चीज की आपको इसमें नीड नहीं होगी, और इसी तरीके से फ्राई हो जाएंगे जब तक। आई थिंक हम एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि जो है ये फ्राई हो जाएगा और हम जब तक ब्रेक से आके फिर अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब जाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि सफ़ा हमें क्या बता रही है। आपकी कुकिंग की तरह
अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ और हम चलते हैं सफ़ा के पास और सफ़ा से पूछते हैं, सफ़ा आप दूसरी रेसिपी हमें क्या बता रही हैं? दूसरी रेसिपी में जो है वो हम क्रीम रोल्स बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है। इसमें हम ब्रेड को यूज़ करेंगे। पहले हम इसकी ब्रेड के अंदर जो स्टफिंग यूज़ करेंगे हम वो बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है क्रीम। ओके, ठीक है, क्रीम में हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि जो है वो जब ये बनेगा तो ये बहुत मज़े का लगेगा। रेड फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो फूड कलर पसंद हो आप इसमें वो ऐड कीजिएगा। तक हमारी ये वाली रेसिपी फ्राई होगी। इसमें हल्का सा लाइट प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे निकाल दीजिएगा। बस ये गोल्डन कलर आने ही वाला इसकी है। चिकन कुक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कलर देना है। तो ये हमारी स्टफिंग इसकी भी रेडी हो गई। हमने ये किया है, हमने ब्रेड ली, ठीक है, ठीक है, ऊपर हमने जो है वो क्रीम लगाई। इस ब्रेड को आपने क्या थोड़ा सा बेला है? हल्का सा मैंने इसे बेल लिया है और इसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर दिया। ओके, ठीक है, फोल्ड करके प्लेटर पे अपने आप रखते जाएंगे। वन बाय वन इसी तरीके से हम सारी कर लेंगे। अच्छा, क्रीम जो है वो हमारी व्हिप्ड क्रीम है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मीठी होती है तो हम इसके लिए इसके अंदर जो है वो कुछ और स्वीटनेस हमने ऐड नहीं की। डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसी क्रीम ले रहे हैं जो कि फीकी होगी, मीठी नहीं होगी, तो आप उसके अंदर अपने हिसाब से पाउडर्ड शुगर हमारी जो होती है वो आप इसमें यूज कर लेंगे। ये भी कुक होगी? नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से हमने ये बना लिए सारे रोल्स। अब हम ये करेंगे कि जो मिल्क है हमारे पास यहाँ पर मौजूद, ठीक है, हमने मिल्क को थोड़ा सा कुक कर लिया है और ये गरम है। हम इसे स्लाइटली इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। डिप नहीं करना आपने इसे, जस्ट आपने हल्का सा इसको, बहुत ज्यादा आपका सॉगी ना हो ब्रेड, लाइक दिस, इस तरीके से। ब्रेड जो है वो मिल्क को सोक कर लेगा। और हमने इसको इस तरीके से ब्रेड के ऊपर ऐड कर लेना है। ये शायद आप इसलिए कर रहे हैं कि ये ब्रेड जो बहुत सॉफ्ट और ड्राई ना रहे। जी, ड्राई नहीं हो और ये ब्रेड जो है वो आपकी सोक हो जाएगी अच्छे से, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, एक बहुत ही क्विक डेजर्ट है। आप इसे रमजान में जब इफ्तारी का टाइम होने वाला होता है और कुछ भी मीठा नहीं बना होता, तो ये होता है कि बस कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो झटपट और जल्दी बन जाए। हम इतना बस इसमें डालेंगे कि ये अच्छे से सोक हो जाए। ओके, ठीक है, लास्टली हम इसके अंदर ये हमारा सिरप है, हम इसको हल्का सा गार्निश के तौर पे यूज करेंगे। ये सफा क्या फ्लेवर्ड है? ये हमने जो है जस्ट हमने शुगर को मेल्ट किया है। ओके, और एक कैरेमल सी सॉस बनाई है। ओके, ओके, कैरेमल तो सिरप है। जी, कैरेमल सिरप है। हम इसको जो है इस तरीके से इसके ऊपर फॉर द प्रेजेंटेशन हम इसको इसमें यूज करेंगे। ये फ्राई हो गए। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये इसके साथ ये ग्रीन कलर के जो कॉम्बिनेशन है सैलेड का, बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा बहुत जरूरी है आपकी डिश की ना। बहुत अच्छा। तो हम थोड़ा सा इसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे ताकि जो है ये डिश दिखने में भी अच्छी लगे। और हम इसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कोई डिप रख सकते हैं। बिल्कुल, आप इसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी डिप शामिल कर सकते हैं ताकि जो है वो ये अच्छा भी लगेगा और प्रेजेंटेबल भी लगेगा।
हम इसके साथ जो है वो टोमेटो केचप सर्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी ये वाली डिब्बी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे जो हमने डेजर्ट बनाया है इसके ऊपर। और ये हमारी क्रीम रोल्स जो हैं वो रेडी हो गए। होप सो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आइए नाजरीन, अब हम अपने इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ और एक बहुत ही अच्छे अपने किसी और गेस्ट मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। DMN TV HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी आज की दूसरी नशिस्त में आपके सामने हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, रमज़ान की बरकतें समेटने का ये मौका अल्लाह पाक ने, मैंने कल भी कहा था कि हमें नसीब हुआ है, तो हमें जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कि हमें ये मौका बार बार मिल रहा है। मैंने कल भी कहा था कि वो तमाम हमसे बिछड़े हुए लोग जो आज हम में नहीं हैं, गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ थे या गुज़िश्ता रमज़ानों में हमारे साथ थे। दुआ कीजिए
अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। ये सिलसिला हमारा रब की नेमत है रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में, और हमारा ये सेगमेंट है रहमत है मेहमान में। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमने जिस नौजवान शख्सियत को हमारे इस स्टूडियो में दावत दी है और मेहमान की हैसियत से हमारी रहमत है मेहमान का हिस्सा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैंने पहले भी कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क मेमन बरदरी की कमो बेश तमाम ही सरकर्दा शख्सियात के साथ हमेशा शामिल हाल रहते हैं। कारोबारी दुनिया में देखा जाए तो इनका एक मुनफरद मकाम है, न सिर्फ अमेरिका US के अंदर बल्कि पाकिस्तान में भी एक नामवर कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। और समाजी खिदमत यकीनी तौर पर जिस तरह से मेमन बरदरी के हर शख्स के अंदर इन बिल्ट कुछ न कुछ ऐसे जो है वो खून के अंदर हमारे शामिल रहता है, तो शायद ये इनके अंदर भी शामिल है। और हमेशा मेमन बरदरी से कनेक्ट होकर रहने की कोशिश करते हैं, ख्वाह वो US हो या हमारा देश हो या परदेश हो। तो हमारे दरमियान नौशाद अखाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशाद। वालेकुम अस्सलाम। नौशाद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। रमज़ान की इस महफिलों में मुझे पता है कि आपने फ़ौरी तौर पर यहाँ से रवाना होना है, इसके बाद उम्र की सादत भी आपने हासिल करनी है, तो ये हमारे लिए खुशी का मौका होगा कि आप हमसे मिलकर फिर जा रहे हैं। तो हमारे तमाम लोगों को जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, मत भूलिएगा, हमारा सलाम पेश कीजिएगा और यकीनी तौर पर हमें जितनी भी दुआओं में याद कर सकें याद कीजिएगा। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बुलाया है यहाँ पे और इतनी इज़्ज़त बख्शी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे दूसरे मेहमान नाज़रीन, मैंने कल की नशिस्त में आपसे जिक्र किया था कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान से कि एक नशिस्त और हमारे साथ अगर हो जाएगी तो यकीनी तौर पर हमारा दिल सैराब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रमज़ान के अवलीन दिन ख़त्म होते हैं इसके बाद से यकीनी तौर पर मसरूफ़ियात हर शख्स की, ख़ास तौर पे हमारे मोहतरम नातख़्वां हज़रात बहुत ही मसरूफ़ रह जाते हैं, न सिर्फ ये कि अपनी इबादत गाहों में बल्कि दीगर महाफ़िल के अंदर भी। तो हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ सैयद रेहान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने कल कहा था, कल दिल से याद कर। जी हाँ, और आज फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके टीम का। आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं और जिस अंदाज से हमारी ये नशिस्त आगे बढ़ेगी, मेरा ख्याल है कि हमारे ये अवलीन रोज़े जो हैं, हमारे अवलीन ट्रांसमिशन जो है वो ज़रूर याद रहेंगी। ये मेरी भी एक ख्वाहिश भी होती है। एक तो अली भाई हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, ये मुसलसल पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं अपने मेहमानों को, दोस्तों को। मैंने कल आपसे कहा था कि कमो बेश महीना पहले हमारी ट्रांसमिशन की जो है सारी तैयारियां मुकम्मल होती हैं या शुरू हो जाती हैं, उसमें अव्वलीन नामों में जो है ना वो नाम जो है वो अली भाई हमेशा आपका रख, बहुत अल्लाह ताला खुश रखे। रेहान भाई जो है ना वो हमारे साथ आगाज़ करेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। तो सर, अब आगाज़ हो ही गया है, तो आपके किसी कलाम से आगाज़ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलैहि। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला को भी मोहल ला ला ला।
इसका कम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में। सुभान अल्लाह। पर मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका तक रोज़ा मदीने में। सुभान अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश एक बार सरकार मुझसे काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा मरना जीना मदीने में है। पर मदीने से यूं ही नहीं, मेरा आका रोज़ा मदीने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांसों को मअतर कर देते हैं और रुआं रुआं सा जो है वो कहते हैं कि अश्क अश्क कर उठता है। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जिस अंदाज से हमारे प्रोग्राम की हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ है, हमारी इन 2 पहली ट्रांसमिशंस में, मुझे लगता है कि ये अब इसी अंदाज से जारी रहेगा नादेर। और मैं ख्याल है कि सिर्फ रमज़ान ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये स्टूडियो जो है इसी अंदाज से मअतर रहे आमीन सारा साल। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, भाई ख्वाहिश पर एक बार फिर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए और इतना खूबसूरत आगाज़ करने के लिए। बहुत शुक्रिया। रफसर भाई, आपने सुन लिया ये दुआएं, जिस नेक सफ़र पर आप रवाना होने जा रहे हैं, यही मैं अभी मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। खुश नसीबी आपकी। मैंने मेरे आगाज़ ही में आपसे दुआओं की दरख्वास्त कर दी है, हमारा हम सब का सलाम पेश करने की भी दरख्वास्त तो आपसे कर दी है। अब थोड़ी सी बात मैं क्योंकि चाहूँगा कि पहले हम समाजी कामों से पहले मैं थोड़ा सा बिज़नेस को डिस्क्राइब कर दूँ। पाकिस्तान के बिज़नेस और यूएस जहाँ आप एक अरसे से वहाँ से वाबस्ता हैं, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी की एक मोतबर शख्सियात में से एक, वहाँ की मेमन कम्युनिटी का बिज़नेस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे सर कैसे देखते हैं यूएस में मेमन कम्युनिटी की बिज़नेस एक्टिविटीज़ को, और कैसा वहाँ का और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं आप, अगर आप अपने अल्फाज में एज एन बिजनेसमैन देखना चाहें तो? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यूएस मतलब वही बात है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि हमारी मेमन कम्युनिटी जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ग्रेट। हाँ, कराची से मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा जो ह्यूस्टन जो है हमारा, उसमें मेमन आपको लगेगा नहीं कि आप ह्यूस्टन के अंदर। ओह ग्रेट जी, बेस नहीं लगेगा, कराची लगता है पूरा, कराची लगता है, ह्यूस्टन बहुत क्या बहुत। और आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जो फलाई काम होता है, यू कैन बिलीव इट, मैं आपको सही बता रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं मेमन कम्युनिटी हमारी। और अब तो मेमन टीवी भी वहाँ आ गया है। क्या बात है। हाँ, मेमन टीवी जो है माशाल्लाह वहाँ पे, मैं तो अली को ये मैं देख रहा था, मैंने कहा अली भाई कि तुम वो मेमन टीवी का हमारा एक नुमाइंदा वहाँ पे, 2-3 नुमाइंदे वहाँ मेमन टीवी के माशाल्लाह। हमारे जो हमारा भी प्रोग्राम हुआ था नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मैं उस फंड रेजिंग की तरफ आ रहा हूँ। मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा बिजनेस कंपैरिजन की तरफ, क्योंकि आप समझते हैं कि सर बिज़नेस के लिए एक माहौल चाहिए होता है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी बिज़नेस करें, आप पाकिस्तान में करें, यूएस में करें, दुनिया के किसी कोने में भी करें, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो बिज़नेस एटमॉस्फेयर वहाँ और यहाँ एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन बिजनेसमैन, आप कैसे देखते हैं हुकूमती सरबस्ती की बात? तो वहाँ पे देखें हुकूमत तो वो तो ये हुकूमत हमारी जो है ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अमेरिकन समझ रहे। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है ना वो बहुत सपोर्टिव है, मेरा मकसद ये समझ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। जी जी जी, वो एक अमेरिकन कंट्री है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। सही बात है। मुसलमान लोग अपनी उस कंट्रीब्यूशन जो दीन ने हम पे लागू किया है, आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पे
आप अगर उस टाइम जाएंगे तो आपको गली गली में मस्जिदें नज़र आएंगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 1 माइल के अंदर दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, चौथी मस्जिद, और ये भी नहीं, बड़ी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बड़ी बड़ी मस्जिद है जिसमें इफ्तार से लेके हम लोग वहाँ पे तरावी तक वहीं होते हैं। क्या बात, पूरी कम्युनिटी, ये नहीं कि घर पे रोज़ा खुलते हैं लोग, और ठीक वहाँ पे मस्जिद के अंदर रोज़ा खुला जाता है, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, इफ्तार से लेके तरावी तक वहीं होते हैं। ये क्या बात है, ये अच्छा है। मैं नौशाद भाई को रोक रहा हूँ। नाजरीन, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब बहुत हम छोटे हुआ करते थे, हमारी कुछ ऐसी रिवायतें हमारी अपनी मोहल्ले की मसाजिद में भी हुआ करती थी, और हमारे बड़े अपने घरों से इफ्तार लेके वहाँ सबके साथ मिल के इफ्तार किया करते थे। वेरी बैड, बदकिस्मती है हमारी कि हमने असराफ की इन रिवायतों को छोड़ा। लेकिन आप सुनिए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अच्छा यूएस बात का इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूएस में नौशाद भाई फरमा रहे हैं कि वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर में वहाँ पे यानी बच्चों की तरबियत कैसी होती होगी जब मस्जिद में आप इफ्तार करते हैं। क्या बात है, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, यहाँ के बच्चे में वहाँ के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग कहते हैं कि लोग अमेरिका में बच्चों को बिगाड़ हैं, मैं नहीं। क्या बात, आप तरावी वहाँ पे जो पढ़ाते हैं बच्चे, 15-15 साल के बच्चे तरावी पढ़ाते हैं वहाँ, माशाअल्लाह। तो मौलाना साहब नहीं पढ़ाते तरावी, बच्चे पढ़ाते हैं तरावी। 10 रकात, 5 रकात, 20 रकात टोटल करने के लिए अब 4 बच्चे वहाँ तरावी पढ़ाते। ये भी तरबियत का अहम, ये बड़ी अहम बात है। अल्लामा साहब, मैं इसमें आपका भी मैं ज़रूर कुछ थोड़ा सा टच चाहूँगा। पहले मैं आपसे बात करूँ, इसका मतलब ये हुआ कि माहौल जो है इंसान अपने घर से बनाता है। अगर आपने घर के अंदर उन क़ुयूद और हुदूद को मद्देनज़र रखा तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, वर्स्ट तरीन कंट्रीज़ में भी रहें, तो वहाँ आप अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर माहौल में रख सकते हैं और दिन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी रातें हो, त्यौहार हो, 27वीं शब हो, आप यकीन नहीं करोगे, एवरी ऑल नाइट हम शॉपिंग पे नहीं जाते। वाह वाह, क्या बात नहीं करते यार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको वल्लाह अजीम सच बता रहा हूँ कि वहाँ यहाँ पे तरावी लोग मेरी तरावी कम पढ़ते हैं, शॉपिंग बाज़ारों में ज़्यादा घूमा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ह्यूस्टन में, बिल्कुल ही चेंज माहौल है। सिर्फ तराव आप मतलब अल्लाह अल्लाह ही करना है रमज़ान में। पूरा रमज़ान पढ़ते होंगे ना तरावी? पूरा रमज़ान हमारे यहाँ अल्ताफ़ भाई पूरा रमज़ान, जो 5 रोज़ा और 6 रोज़ा वाले हमारे बिजनेस कम्युनिटी, वो समझते हैं कि तरावी माफ़ हो गई, और एक पूरा रमज़ान। एक बात बड़ा साहब, एक बात और कहूँ मैं आपको, मैं आपकी बात को, जहाँ खत्मुल कुरान होगा ना, वह हर मस्जिद वाला वहाँ होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो खत्मुल कुरान वो मस्जिद, जहाँ खत्मुल कुरान होगा वह जो मस्जिद में खत्मुल कुरान हो, एवरीबडी ओवर देयर। और अगर वहाँ पे 100 मस्जिद है तो 100 मस्जिद में खत्मुल कुरान अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद वाले जो तो ऑल कम्युनिटी एक साथ ही होगी, कनेक्टिविटी। हाँ, मतलब दीन की आपने कोई देखें इस्लाम की कदर, हम पाकिस्तान में हैं, इस्लामी मुल्क में हैं, हमें कदर नहीं है। मैं वर्ल्ड में जहाँ भी गया हूँ, खासतौर US, UK वगैरह, तो मैं जब बर्मिंघम में जब उतरा हूँ फर्स्ट टाइम में गया, तो मुझे ऐसा लगा मैं इस्लामी मुल्क में आ गया। वहाँ ख़वातीन स्कार्फ पहनी हुई है, नकाब लगाई हुई है, और बर्मिंघम में काफ़ी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी। खुद US में मैं डेलस और टेक्सास इधर ह्यूस्टन वगैरह गया हूँ, तो वाकई इस्लाम की कदर है। बच्चों को लोग कुरान पढ़ाना एक अहम जिम्मेदारी समझते हैं, दीन सिखाना एक जिम्मेदारी समझते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ इसका बहुत फुकदान है, यहाँ बहुत कम है यहाँ पे, मैं मानता हूँ। और यहाँ पे लोग को आप देखें ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है, इफ्तार कराना, खाना खिलाना, दैट्स इट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत फ़र्क है यहाँ पे। आप खिलाने वाले यहाँ बहुत, लेकिन पढ़ाने वाले कम। खिलाने वाले बहुत हैं यहाँ, बहुत पैसा है लोगों के पास, खिलाएंगे, रोडों पे बिछा के खिलाएंगे, लेकिन तालीम पढ़ाने और समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने वाला या नहीं। अब मैं रिकॉल करा दूं आपको, कल हजरत ने एक बात की थी आपसे कि अगर हमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है और कराची को और इस शहर को या हमें अपने आप को रमज़ान की जो है ना लज्जतें हैं, अगर वो हासिल करनी है ना, तो वो आपको खुराक से हासिल नहीं होंगी, वो आपको हासिल होंगी उन चीज़ों से जिसका जिक्र इन्होंने फरमाया। बिल्कुल, नौशाद भाई ने कहा कि आपने पढ़ना है और पढ़ाना है और फिर उस पर अमल भी करना है। हज़रत साहब, आपने दुनिया देखी, नो डाउट दुनिया के कई ममालिक में, कई बड़े आज़मों में मैं तो कहूँगा आपका आना जाना रहा है, तो कंपैरिजन आपने, एक तो आपने खुद यहाँ हो गया,
आप समझते हैं कि वहाँ के बच्चों की तरबियत में भी वहाँ के वालिदैन बहुत बहुत क्यूट होते हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जहाँ मस्जिदें कम हैं, 5-5 10 किलो माइल्स तक मस्जिदें कम हैं, वहाँ घरों में लोग अपने बच्चों को कहते हैं अजान दो, उनसे कहते हैं अजान दो, फिर वो जमात करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ मैंने देखा। तो ये भी एक तरबियत का हिस्सा है ना। यहाँ हम हमारे किसी बच्चे को 14-15 साल के बच्चे को आप कहें इक़ामत पढ़ दो ज़रा, इक़ामत, तो शायद 2 दफ़ा अटकेगा, इक़ामत कैसी की जाती, नमाज जनाजा हमें नहीं आती। हम तरबियत का फुकदान है हमारे यहाँ, वहाँ लोग बहुत कोशिश करते हैं। एक और चीज़ मैंने नुसरत भाई, ये मैं थोड़ा सा आपसे मज़ीद एलोब्रेट कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक और चीज़ मैं देखिए, पाकिस्तान में ऑनलाइन कुरान करीम को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों का राब्ता जो है ना वो बैरून मुल्क से होता है। यूएस में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, यहाँ के कारी अल्फाज के साथ बच्चियों के साथ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चों के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग। तो ये जो दीन से रग़बत है और कुरान करीम को सही तलफ़्फ़ुज़ और माखज़ के साथ पढ़ने की जो जुस्तजू है, लेकिन तो ये तो घरों से ही हासिल होती है ना। यानी कि घर में अगर एक माहौल हमने बना लिया तो इसके बाद ही लोग इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा ना, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। आप ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्या बात है। सर थोड़ा सा मैं फिर बिजनेस की तरफ आऊँगा। बिजनेस का माहौल वहाँ का और यहाँ का, मैं फिर थोड़ा सा आपको अपने सवाल को शायद मैं सही तरीके से आपके सामने नहीं रख पाया। मैं वही चाहता, हाँ बिल्कुल, आपको जो पहले सवाल किया था उसका जवाब मैं नहीं पाया। हाँ, बहुत मुख्तलिफ। क्या फ़र्क है, मेजर फ़र्क है, क्यों इतनी वहाँ लोग जो है वो इतनी आज़ादी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको फिक्र नहीं होती? एक सिस्टम बना दिया है वहाँ की हुकूमतों ने, उस सिस्टम पे रह के आप जो चाहें माजरत के साथ अगर मैं कुछ कहूँगा या किसी को डरा सर नहीं, आप इस चैनल पे तो जो चाहें कह सकते हैं सर, अच्छे अंदाज में कह दें। यहाँ पे लोग उठते 2 बजे के बाद। सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही, यार लोग 12 बजे तो सोने के कारोबार बंद कर, हम लोग वापस सुबह 9 बजे 8 बजे 5 बजे एवरीथिंग इज क्लोज, ज़्यादा 6 बजे, दैट्स इट। लेकिन सुबह उठना ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेसमैन बहुत से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो जॉब करता हो, टाइमिंग उसकी वही होंगी उठने की, सोने की भी टाइमिंग जल्दी हो। इस मुल्क में मैं जब भी आता हूँ यही देखता हूँ कि रात को लोग 4-4, 5-5 बजे तक सोते हैं, सुबह का पता ही नहीं। उस सनलाइट को जो अल्लाह ताला ने दिन जो है जी उसका फ़ायदा नहीं उठाते। हाँ, आप बताओ ना मुझे क्या कारोबार यहाँ पे का तरक्की क्या? मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ, वहाँ खिलाने वाले बहुत हैं, अमीर बहुत हैं, गरीब को खिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन तमीज़ देने वाले कोई नहीं कि क्या करना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे कारोबार पर जाना चाहिए। क्यों? हमने आदत ख़राब की हुई है, हम खिलाते हैं लेकिन वो काम क्या करेगा जब खिलाने वाले इतने मौजूद है। आप देखो हर जगह सादा मिलता है, ऐसा ही है। और कोई भी कोई भूखा नहीं सोता, कराची में कोई भूखा सोता है? कोई नहीं, कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन बाकी चीज़ें कोई बताने वाला ही नहीं। सिर्फ इसका मतलब कोई कमाता है खाने के लिए कमा, हाँ भाई, जब आपको खाना ही मिल जाएगा तो क्यों कमाए? जब पेट भरा हुआ होगा तो फिर काम की जरूरत क्या है? तो वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ आपको खुद जॉब करनी है, खुद खाना खाना है, खुद खिलाना। मैं मानता हूँ रमज़ानों में सिर्फ रमज़ान के हद तक आपको खाना मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो तो हम रोज़ा कार कराते हैं, मस्जिदों में जाएंगे तो हमारा हक बनता है कि हम उसको सब कुछ दे। मैं बड़ी आपको खुशी की बात है, अमीर भी है ये, ऐसा ये टाइकॉन भी वहाँ पे रोज़ा खोल रहा होगा, बहुत बड़ा, वही खा रहा होगा जो, और गरीब से आदमी भी वहाँ पे मेरे साथ ही रोज़ा खोल रहा होगा मस्जिद की। ये है। अच्छा, चैरिटी का एक बड़ा डिफरेंस आपने बताया, बड़ा अहम तरीन मैं समझना चाहूँगा इसे थोड़े, कि वहाँ की यहाँ की समाजी खिदमत का फ़र्क कितना है। एक तो आपने बताया कि यार सिर्फ खाना खाना नहीं, तो वहाँ की चैरिटी का तरीक़ाकार किया है, हम जिसको चैरिटी किस तरह से उसको चैरिटी में शामिल कर सकते हैं आप लोग, उन कामों को जो आप किसी न किसी अंदाज से फंड रेजिंग का करते हैं। फिर आपने जो पाकिस्तान के लोगों के लिए की उस पर भी मैं बात करूँगा। अभी मैं वहाँ की चैरिटी को वहीं के लोगों के लिए इस्तेमाल करने की अगर मैं बात करूँ, आप नहीं कुछ और लोग भी करते होंगे, तो किस अंदाज से करते हैं वो चैरिटी? एक तो कंट्रीब्यूशन, लेकिन तो जो आपने कहा कि जब हम मस्जिदों के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ की एक्टिविटी सिर्फ रमज़ानों की हद तक नहीं रहती, ये गाय बगाए किसी न किसी अंदाज में जारी रहती है। तो आप समझते हैं कि ये चैरिटी वहाँ की किसी न किसी अंदाज में वहाँ के मुआशरे को, वहाँ के लोगों को करीब लाने के लिए बड़ी ज़रूरी है और इसका बड़ा फ़ायदा होता है? वहाँ पे भी तो गरीब लोग हैं ना, वहाँ पे भी तो राशन चाहिए, वहाँ पे भी तो लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवा है, खूब मिस्कीन है, जिनका चौड़ नहीं है, जॉब करने वाला नहीं है,
वहाँ पे सपोर्ट तो करते हैं ना, ग्रेट, लेकिन दिखावे के साथ नहीं को दे दो। एक नंबर है, फ़ोन नंबर है मेमन कम्युनिटी का, ठीक है, उस पर कॉल करो कि मैं ज़रूरतमंद, वो घर पे आ गई, हम उसको पहुँचा दे आ जाएंगे। ये चैरिटी है, पैसे चाहिए, ज़कात के पैसे चाहिए, हम पहुँचा देते हैं, ग्रेट, समझे ना। लेकिन मतलब बहुत है वहाँ पे भी ऐसे लोग, आप ये नहीं समझेंगे वहाँ पे से अमीर है, और वहाँ पे भी है ऐसे लोग हैं, बहुत गरीब है, वहाँ पे भी लोग हैं जो ज़कात फैला देते। चैरिटी वहाँ पे भी करना ज़रूरी है नहीं, ऑफ कोर्स, और करते हैं लोग, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत है। अच्छा जी, हाँ, सबसे बड़ी बात, बल्कि गवर्नमेंट की सपोर्ट, कोरोना में जो आप कोरोना की सपोर्ट बहुत, हाँ। की सपोर्ट में ज़रूर, ये बड़ा अहम तरीन टॉपिक है हुकूमतों का। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, और रब की नेमत है रमज़ान में वक्फे का वक्त हुआ है, इतनी दिलचस्प और मैं कहता हूँ ईमान अफरोज़ और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है कि हम दो मुआशरों का कंपैरिजन कर रहे हैं इस रमज़ान में, कि माह रमज़ान में यूएस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ख़ास तौर पे मेमन कम्युनिटी किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है इन दोनों ममालिक में। और अब हम बड़ी अहम तरीन बात करने वाले हैं कि इन दोनों ममालिक में हुकूमतों का जो किरदार है उसको किस तरह से हम देख रहे हैं। तो कुछ देर हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और नौशाद भाई से दोबारा पूछेंगे कि इन हुकूमतों का जो किरदार है रमज़ान में या दीगर चैरिटीज़ में, या हुकूमतों का आवाम के साथ कनेक्शन में कितना फ़र्क देखते हैं, वो हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। एक बार फिर खुश आमदेद। रब की नेमत है रमज़ान के इस खुसूसी रहमत है मेहमान ट्रांसमिशन में, और हमारी इस ट्रांसमिशन में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी और बड़े अहम तरीन मोड़ पर मैंने वक्फा लिया था। मैं वहीं से आगाज़ करूँगा। नौशाद अखाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान यूएस की मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत है। ख़ास तौर पर अगर मेमन बरादरी के हवाले से जब भी इनसे बात होती है बड़ी तड़प रखते हैं मेमन बरादरी के लिए और जमीउल मुस्लिमीन के लिए। जहाँ जहाँ भी मेमन बरादरी काम कर रही है वहाँ पर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अपना भी हिस्सा अदा कर सके। नौशाद में बड़ी अहम बात आप करने जा रहे थे
कि हुकूमतों का जो किरदार है ये बड़ा अहम है। अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा कंपैरिजन आप, क्योंकि आप दोनों जगहों पर आप इतने ही मजबूत हैं या इतने ही रहता है, तो कैसे देखते हैं हुकूमतों के किरदार को? किरदार वहाँ पे अच्छा है ना, फैसिलिटीज़ है, लोगों को मिलती है वहाँ पे। कोई मैं आपको कहता हूँ गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी बात है मेडिकल, वो सबसे बड़ा इस यहाँ पे जाए आपको मेडिकल, आपको स्विच से गरीब आदमी कहाँ मेडिकल, सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है? कर सकता है आप, मुझे क्या हाल है, तो ऐसे ही मर जाता है बंदा। कहते कहाँ से खर्चा करेगा, पैसे ही नहीं होते। आप किसी भी लैब में चले जाए, टेस्ट करवा ले, कुछ भी करवा ले, पैसे ही कहाँ, गरीबों के बेचारे को पैसे कहाँ है, कितने पैसे दे, वो कहते हैं हमें इलाज ही नहीं कराना, वैसे मर जाए। ये सबसे बढ़िया मैंने फ़र्क देखिए आप मेडिकल, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, they don't need money। तालीम भी फ्री, कोई पैसे नहीं। हाँ। और अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो आपको पकड़ के ले जाए वो जी। अगर आपका बच्चा 2 दिन छुट्टी कर ले, तीसरे दिन आपके पास पुलिस आ जाएगी घर के अंदर। अभी देखिए आपका बच्चे को आपने भेजा क्यों नहीं, टेल मी द रीज़न। ये वहाँ का कानून, जो स्कूल पढ़ाई सब। बेरोजगारी से निपटने के लिए वहाँ की हुकूमतों ने, अभी जिक्र किया ऑफ द रिकॉर्ड, हम जिक्र कर रहे थे कि कोविड के दिनों में भी हुकूमतों ने बड़ा पैसा खर्च किया, अरबों डॉलर्स जो है ना वो उन लोगों में जो किसी ने अंदाज से जो ना इफेक्ट मुतासिरीन में शामिल हो गए थे कोविड के। तो आपने थोड़ा सा ये जो बेरोजगारी अलाउंस या और बहुत सारी इस किस्म की एक्टिविटीज़ या किसी सानहे में या किसी ऐसी आफत के सूरत में, जैसे अभी कोविड का जिक्र हम कर रहे थे, ऐसे में हुकूमतों का किरदार बहुत अच्छा, बेहतरीन, आपको मैं बता तो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी किया लोगों ने, देखो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पे लोगों ने भी किया। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ ना। हुकूमत सरकारी सतह पर हुकूमत ने तो बहुत पैसा दिया, वहाँ बैठे बैठे लोगों को पैसे दिए, जॉब से खारिज नहीं किया, जो जॉब पे था उसको वो पे मिलती गई, गवर्नमेंट ने दी। नाज़रीन, दुनिया के हर मुल्क में वहाँ के रहने वालों के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए बुनियादी हक जिसे हम कहते हैं, एक तालीम, जिसका हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जिक्र किया, और सेहत, ये वो दो शोबे हैं जिसको अगर हम संभाल लेते तो कहने को तो शायद हम अपने मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे यूएस की, जहाँ पर आवाम की इस बुनियादी ज़रूरत का कितना ख्याल रखा जाता है। और ख्याल सिर्फ रखा नहीं जाता कि अलल टप हो गया, उस पर पाबंदियाँ की जाती हैं कि अगर आपने उस दी गई रियायत का या उस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाया तो हम आपको जुर्म भी ठहरा देंगे, यानी कि पुलिस भेज देंगे कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, या तो हमें वजह बता दीजिए, जस्टिफाई कीजिए, या फिर कल से अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। ये है सिस्टम, इस सिस्टम की हमें भी ज़रूरत है। पाकिस्तान की मेमन कम्युनिटी, पहले मैं ह्यूस्टन मेमन एसोसिएशन पे आऊँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान की मेमन कम्युनिटी जितनी ऑर्गेनाइज्ड है, और बल्कि साथ साथ हम ह्यूस्टन की मेमन एसोसिएशन को भी जोड़ लेते हैं। रिसेंटली आपने जो है बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, मैंने उसकी फुटेजेस देखी और आपने जिक्र किया। हमारी मेमन टीवी HD जो है वहाँ का आपका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी रहा, और पाकिस्तान भर में हमने कोशिश की कि मेमन कम्युनिटी को, वहाँ की मेमन कम्युनिटी की रिपोर्ट्स दें। आपने पाकिस्तान के मेमनों के लिए एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया, और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर शबीर हारून साहब और दीगर मेहमानान ग्रामी वहाँ मौजूद थे। मैं खुद भी जो है वो एक एक पल की रिपोर्ट मुझे मिलती रही। कैसे देखते हैं इस किस्म की पाकिस्तान और US के मेमनों की आपस की जो पार्टनरशिप है इसको? बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था जो लास्ट टाइम हमने किया था, जिसमें बहुत लोगों ने शिरकत की। मेमन, आपको पता है मेमन बहुत है वहाँ पे। मेमन, मैंने आपको एक बार कहा ना, कराची आपको लगेगा नहीं कि आप कराची हॉस्टल में, आपको लगेगा आप कराची में। क्या बात, हाँ, इतना मेमन बहुत है वहाँ पे। जी, अभी मैं खुद बड़ा हैरान, बहुत है मेमन बरादरी। उस मजमे को देख के हैरान हो गए लोग, और माशाल्लाह दे आर वेल ऑफ। और जैसा आपने कहा, हमने बहुत अच्छा डोनेशन भी इकट्ठा किया। जी बिल्कुल। और ये शबीर हारून साहब भी माशाल्लाह बहुत आए थे और उन्हें सेटिस्फाई भी हुए। वो फिर हमने डेलिस में भी किया था, ह्यूस्टन में भी किया और डेलिस में भी किया, जो प्रोग्राम किए, इसमें मेमन टीवी भी हमारे आप लोग आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमने वहाँ से इकट्ठा किया। अब वहाँ की मेमन कम्युनिटी जिस अंदाज से आपस में कनेक्टेड है, आप समझते हैं ये जो प्रोग्राम, इसको हम एक सोशल प्रोग्राम भी कहेंगे, फंड रेजिंग प्रोग्राम भी दे, और मैं गाय बगाए मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, और हमारा अपने चैनल भी पूरी कोशिश करता है कि इस किस्म के प्रोग्राम्स को किसी न किसी अंदाज में हम हाईलाइट कर सकें, बता सकें।
इस कनेक्शन का एक फ़ायदा ये होता है, कुछ नए लोग जो नए जुड़े होते हैं कम्युनिटी के साथ या हमारे एसोसिएशंस के साथ, जैसे ह्यूस्टन विमेन एसोसिएशन हो गई, तो एक B2B बिजनेस टू बिजनेस का भी आप समझते हैं कि एलिमेंट इसमें बड़ा शामिल होता है। दूसरा एक मैट्रिमोनियल के बहुत से लोग मिलते हैं, तो जो नई रिश्तेदारियां कायम होती है, दयारे गैर में यकीन तौर पर अच्छे रिश्तों की तलाश हर किसी को होती है कि कम्युनिटी के साथ किसी न किसी तरह से हम कनेक्ट हो जाएं। आप समझते हैं कि ये भी बड़ा फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है, बहुत। आपको पता है वहाँ पे डॉक्टर मेमन, डॉक्टर कम्युनिटी भी बहुत मेमन, आप सोचें। ह्यूस्टन यानी कि अमेरिका की डॉक्टर्स कम्युनिटी और उसमें मेमन कम्युनिटी का किरदार, यकीन करेंगे आप, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि फ्लाई इदारा है, उसको एक डॉक्टर साहब, मेरी मुलाकात हुई मेमन कम्युनिटी में, वही जब हम लोग बैठे हुए, वो कहते हैं कि मैं खुद डोनर हूँ इसमें, एक आदमी। आप सोचें, तो डॉक्टर्स मेमन माशाल्लाह, आप सोचें यार अमेरिका के अंदर, तो फिर आप डोनेशन की क्या बात कर रहे हैं, पैसा ही बात हो। और पाकिस्तान में पैसे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भिजवाते हैं। ऐसे इदारे हैं जो अमेरिका में पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट अमेरिका की हमारी मेमन कम्युनिटी कर रही है, मेमन कम्युनिटी कर रही है। ओह क्या बात है, यानी कि एक सिस्टम बन गया है। आप समझते हैं कि इसके लिए ट्रस्ट सबसे पहला उनसर होता है कि अगर हमारी कम्युनिटी को, इवन किसी भी डोनर को, किसी भी इदारे पर, किसी फ़र्द वाहिद पर अगर ट्रस्ट कायम हो जाए, तो इसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो ना रुकने वाला सिलसिला है। माशाल्लाह, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। पाकिस्तान का बिज़नेस, आप खुद भी यकीन तौर पर शौकीन भी हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जिसका जो है मैं समझ में या जिक्र करना या ना करना, लेकिन ऑटोमोबाइल का जो है जिस अंदाज़ की गाड़ियाँ रखने का सर को शौक़ है, मुझे लगता है किसी दिन मुझे इनके साथ भी राइड करनी पड़ेगी। बड़ी तारीफ में मैंने सुनी है, लेकिन अभी आप जब वापस आएंगे, दूसरी मरतबा पाकिस्तान में आएंगे, तो फिर आपके साथ एक लंबी मीटिंग होगी ऑफ द रिकॉर्ड, वो एक अलग बात है। क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ सनतें जो है वो कहा यह जाता है कि पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों में जो बहाली का शिकार हुई हैं, जहाँ इंडस्ट्री को फलना फूलना था, वहाँ शायद उस हद तक नहीं हो पाया। हुकूमतें कोशिश कर रही हैं अपनी हद तक। आप समझते हैं कि एक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा अमल दखल होगा, एक लॉ एंड ऑर्डर जिसे कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी कारोबार या मईशत को आगे बढ़े। देखिए हमारे मुल्क को दुआ है ऐसा मुल्क कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान मैं चाहे अमेरिका में रहूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहूँ, चाहे दुबई में रहूँ, दुनिया में कहीं भी रहूँ, मेरा मुल्क इसको दुआ है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, दुआएं चल रही है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा साहब कि खा के ख़त्म ही नहीं होता। बरकती मुल्क है, ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा आपको दुनिया में, ये बात से तक ये क्या बात, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा मुल्क है, मैं नहीं छोड़ता इस मुल्क को। आप मेरी मिसाल ले लो, मैं हर महीने ही आता हूँ, क्यों? कुछ कमाई है, पैसा है, बिजनेस कम्युनिटी है तो मैं आता हूँ, वरना मैं अमेरिका छोड़ के यहाँ क्यों आऊँ? ये बात करते हुए अगर मैं इनकी आंखों में झांकूँ ना, तो एक नमी सी मुझे इनकी आंखों में, ये है पाकिस्तान। अपने मुल्क की कदर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनकी ज़िंदगी गुजरी है यहाँ भी और वहाँ भी, लेकिन आज उस मुआशरे में रहते हुए जहाँ पर बेपनाह आसाइशें हैं, शायद यहाँ हम ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के लिए तड़प रहे होते हैं और हर माँ किसी न किसी अंदाज में यहाँ का जिक्र करते हैं। अल्लाह साहब, ये जो मोहब्बत है अपने वतन से, मट्टी अपने वतन से, ये आपने भी महसूस की होगी। दुनिया भर की सैर आपने, हम दुनिया भर में विजिट किए। आप किसी मुल्क में जाते हैं ना, प्रोग्राम के हवाले से जाना हुआ है पूरी दुनिया में, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के सदक़े से, तो 10 से 12 दिन गुजरते हैं ना, बस अपना मुल्क याद आना शुरू हो गया। यहाँ की रिवायतें, यहाँ का खाना पीना, ये कल्चर, हर चीज़ ही मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है यहाँ सारा बचपन गुजरा है तो याद आना शुरू हो जाता है। तो ये लोग, तो जो लोग बाहर रहते हैं उनसे पूछें, जो 1-1 साल 2-2 साल हो जाते हैं, किसी वजह से नहीं आ पाते, वो कितना तड़पते हैं। किसी वजह से भी ना जी, किसी मजबूरी के। ओवरऑल फैमिली स्ट्रक्चर पे भी बात हो गई नाज़रीन। हमारी जो कम्युनिटी के अंदर जो वहाँ का जहाँ का माहौल है वो हमने देख लिया। मसाजिद के माहौल का तो क्या ही जिक्र किया आज नौशाद भाई ने, कि वाकई हमारी आंखें खुल गई हैं कि जो हमने छोड़ दिया वो इन लोगों ने थाम लिया है। और मेरा ख्याल है कि शायद बहुत वजह है कि वहाँ और यहाँ के कल्चर में कितना दिन ब दिन फ़र्क होता चला जा रहा है, और वहाँ कितनी आसाइशें, वो हम मुश्किलात का शिकार होते चले जाएँ। अल्लाह पाक इस रमज़ान के वसीले से हम सब की मुश्किल आसान फरमाए। अल्लाह साहब, अब कमोबेश हमारे इस सिलसिले का आगाज़ अख्ताम को पहुँच रहा है। आखिर में नौशाद भाई, इस महफिल की शान और हमारी इस स्टूडियो की आप जान रहे हैं आज की हमारी इस ट्रांसमिशन की,
हमारी पूरी कोशिश होती है कि दुनिया भर में, जिसका आपने जिक्र भी किया, आप तो हम अमेरिका तक अपनी ट्रांसमिशंस को लेके चले गए। तो दी मेमन टीवी, हमारे CEO अली गोडल साहब की एक मोबाइल से आगाज़ चंद साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टूडियो में आप बैठे हैं। वेरी गुड, आपने खुद भी इस यहाँ का जो है वो विज़िट भी किया। कैसे देख रहे हैं इस जो है मराहिल को तय करके आज हम जहाँ पहुँचे हैं, और अमेरिका तक हमारी ट्रांसमिशन लाइव रिकॉर्ड भी होती है और दुनिया भर में जाती भी है। तो मेमन टीवी के लिए आप खुसूसी अल्फाज में क्या कहना चाहें? अली गोडल जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ही सो पोलाइटली, मतलब ये दूर यारों का यार है भाई। तो अल्लाह पाक, मतलब मैं जब भी आता हूँ उसको अल्लाह पाक तरक्की तरक्की तरक्की, उसको माँ की दुआ है, असली माँ की दुआ है। जो माँ की दुआ लेता है ना, का बेड़ा पार हो जाता है। उसको माँ की दुआ अली गोडल। और ये अमेरिका क्या दुनिया में, मैं तो अमेरिका की बात करूँ, दुनिया में जा रहा है ये आपको चैनल, दुनिया देख रही है। मेमन टीवी कौन नहीं देखता, कौन नहीं देखता मेमन टीवी को? मुझे बताया ना, कौन नहीं देखता? सही बात, मेमन बरादरी तो देखती है, आउट ऑफ मेमन भी देखते हैं। क्या बात है। और तरक्की पे तरक्की है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मैं जब 3 साल पहले जब आया था, मेरे से अली के पास 2 लोग थे, तो 3 लोग होंगे आज माशाल्लाह स्टाफ देखें आप। तो तरक्की अल्लाह पाक इसको और दे, हमारी दुआ इसके साथ है। जो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। ये इसको दुआ है माँ की, मैंने आपको कहा ना, माँ की दुआ, हमारी दुआ तो है लेकिन माँ की दुआ इसके साथ। बिल्कुल। और मैं और आप सुनते रहते हैं कि आपका हर नया दिन आपके पिछले दिन से बेहतर हुआ, तो समझ लीजिए कि आप तरक्की की तरफ गामजन है और आप सही सिमत में जा रहे हैं। फिक्र किया नौशाद भाई ने कि आज से 2-3 साल पहले जब उन्होंने यहाँ का हमारे यहाँ जो है कदम रंजा फरमाया था, तो तब के हालात क्या थे, और आज वो खुद फरमा रहे हैं अपनी नज़र से देख कर कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं और ये हमारी मंजिल नहीं है, हमें और बहुत आगे जाना है। और वी होप सो कि आने वाले दिनों में आप और हम मिलकर इसे सैटेलाइट टीवी का हिस्सा भी बना सकते। ज़रूर मेरे साथ मेरे लायक जो भी हो सके मैं करने के लिए तैयार। क्या बात है। ये चले जी, इंशाल्लाह ये ऑन ईयर जाएगा, ये ऑन ईयर जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, सैटेलाइट के जरिए जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन मेमन कम्युनिटी जो है इंशाल्लाह इसमें हमारा हरावल दस्ता होगी। अलावा साहब, अब जिक्र हो गया और बातचीत भी हो गई, मैं चाहूँगा कि आपके किसी कलाम के साथ। नौशाद मैंने आखिर में जो 2-3 जुमले बोल दिए ना, माँ कितनी बड़ी हस्ती है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं माँ के ऊपर कुछ कलाम पढ़ूं। क्या बात, मेरी माँ के लिए। जी सबके लिए इंशाल्लाह। सबकी माँओं को सलाम और सबकी माँओं को अल्लाह सलामत रखे। माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहां में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर। से पैगंबर माँ तो माँ है।
कर पीर कुतब अब्दाल कलंदर, उसके दम से पयंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान